लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। सुंदरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मिट्टी का एक ठीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गुरूब हो गया, फिर रात तारीक होने लगी। कैंप के गलगपाड़े पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाज़ें रात के सकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगीं। दौर परे बहेरा रूम का शोर दबे दबे मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक सुंतरी थे, या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे के अंदर दिन का समा था। वहां किसी को नींद नहीं आती थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सालार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अय्यूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा, उसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तला आ चुकी होती। एक सालार ने कहा, मालूम होता है वहां सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहां हमारी नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा है। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बाकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज्यादा नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती। एक और सालार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे। पेश बंदी जरूरी है, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा। लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेश बंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों के रोकने के लिए तो सुल्तान अय्यूबी खुद आया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अय्यूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नज़र रखे और बगावत को अपने खुसूसी फ़न से दबाने की कोशिश करे। उसे अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर वहां के अहवालो क्वाइफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अय्यूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सालारों के साथ काहिरा की सूरत हाल के मुताल्लिक बातें कर रहा था, उसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान अय्यूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खैमे का पर्दा उठाकर देखा। अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगे। संतरी ने देखा कि वो पूरी 7 हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिरा दिया और खैमे के साथ लगकर बैठ गया। खैमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी, उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने 7 वाली के कान में कहा, बैठ गया है। 7 वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इस तरह कानों कानों ये इत्तला 7 लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खैमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी, आहिस्ता से 8 बेटी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे। उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे उनके नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर सिरकती खैमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समंदर से बचकर निकली हुई पनाह गुज़ीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खैमा हाइल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने उस खैमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीक थी। वहां कुछ दरख्त थे। सुंतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर ना आती। लड़की बैठ गई और पांव पर सिरक सिरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थीं। वो उनकी ओट में सिरकती हुई खैमे के करीब पहुंच गई, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी उसे स्याहसाए की तरह नजर आ रहा था। वो अब 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का। इसे डरिया था कि जख्मियों का संतरी उसकी तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बिल चलती खैमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई।